नमस्ते, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वह है केंद्र और राज्य संबंध, और जो दूसरा टॉपिक है कि क्या कोई भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की मदद के बिना क्या वो अपने यहां शासन कर सकती है। तो इस दोनों टॉपिक को दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। और अगर नेशन फर्स्ट के वीडियोज और कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज आप इसे लाइक्स एंड शेयर करिए। तो दोस्तों, जो सबसे हमारा पहला टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध, इसको समझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजों का जब अपने देश पे शासन था और अंततः उन्होंने जब मन बनाया कि मुझे भारत को आजाद करना है, तो उन्होंने एक एक्ट लाया। उस एक्ट का नेम था इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत उसमें 3 प्रोविजन प्रमुख थे। जो सबसे पहला प्रोविजन था कि भारत को 2 हिस्सों में बांटना है। जो पहला हिस्सा है वो होगा इंडिया और जो दूसरा हिस्सा है वो होगा पाकिस्तान। और तीसरा प्रोविजन था कि भारत के अंदर, जो इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले की बात है, कि जो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट हैं, जो यहाँ के राजाएं हैं, उनके पास ये शक्ति होगी कि वो अपने भौगोलिक परिस्थिति, अपने भाषा के आधार पे, अपने धर्म और संस्कृति के आधार पे इन दोनों देशों में से किसी एक देश को चुन सकते हैं और या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े सारे ऐसे राजा थे जो अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उन्होंने या तो भारत को चुना या उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान को चुना। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, केंद्र और राज्य के संबंध में क्लैशेस उत्पन्न हो रही है, वो दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट से आया है। और कैसे आया है वो आप समझिए। जब दोस्तों भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले आजादी के जस्ट बाद हमारे पास पहली चुनौती थी कि हम अपने देश को एक करें, यानी कि एकत्रित करें। तो प्रिंसली स्टेट हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रिंसली स्टेट को आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अच्छी नीतियों की वजह से ज्यादातर प्रिंसली स्टेट, अगर हम 2 स्टेट को छोड़ दें, एक हैदराबाद और कश्मीर, इन दोनों को छोड़ दें, तो इसके अलावा ज्यादातर प्रिंसली स्टेट भारत के साथ वो आए और ज्यादा चुनौती नहीं हुई गवर्नमेंट को उसको अपने साथ शामिल करने में। लेकिन उनके बड़े सारे कंडीशन के साथ उन्होंने पेपर ऑफ एक्सनेशन साइन किया। जो विलय पत्र था उसमें उन्होंने बड़े सारे ऐसे कंडीशंस रखे कि उनका मंतव्य था कि हम जो आपसे मिल रहे हैं, आपके संघ में हम शामिल हो रहे हैं, तो हमारी जो कुछ शक्तियां हैं, जो हमारी कुछ आजादी है, जो हमारे कुछ अधिकार हैं, वो हमें सुरक्षित रहे। तो इस चीज को ध्यान में रख के दोस्तों, उस टाइम में जब अपने देश के संविधान का निर्माण हुआ, तो केंद्र और राज्य के बारे में बहुत सारी ऐसी जो संवैधानिक प्रावधान है, वो उस रीजन की वजह से आज आपको देखने को मिल रहा है कि उस टाइम में जो राजाओं का विद्रोह था, या राजाओं का एक अपना जो उन्होंने विलय पत्र पे साइन किया था, तो वो बाध्यता थी गवर्नमेंट के पास कि उन चीजों को ध्यान में रख के ही आप अपने संविधान को बना सकते हैं। तो ज्यादातर राजाओं का कहना था कि आप रक्षा अपने पास रखिए, आप विदेश नीति अपने पास रखिए, और उसके अलावे जो डाक तार इत्यादि हैं, सूचनाएं हैं, वो आप अपने पास रखिए, लेकिन इसके बाद जितनी चीजें हैं वो आप हमें दीजिए। तो गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार थी, जो हमारा संविधान सभा था, उन्होंने जब हमारे संविधान का निर्माण किया तो उसमें प्रावधान उन्होंने बनाया कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास रहेगी और कौन सी ऐसी चीज है जो राज्यों को हम देंगे। तो दोस्तों, संविधान की धारा 245 से 293 के बीच केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में डिटेल में वर्णन है कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या क्या ऐसे संबंध हैं, किस पे राज्य का अधिकार है, किस पे केंद्र का अधिकार है। तो दोस्तों, वो धारा क्या क्या है आपको मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूं। 245 से 256 के बीच में जो उल्लेख है कि कानून बनाने का अधिकार ज्यादातर केंद्रीय स्तर पे कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा
और राज्य के स्तर पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन 3 ऐसी उपक्रम संविधान में अंकित है। एक तो केंद्र सूची, जिसपे केंद्र स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें राज्य स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संविधान में पहला तो मैंने आपको बताया कि विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का गठन हुआ तो कार्यपालिका का सेंट्रल स्तर पे अगर हम बात करें, केंद्र के स्तर पे, तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को बनाया गया, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को। इस तरह से कार्यपालिका का प्रधान सेंट्रल स्तर पे संसद के जो सदस्य हैं, जो सरकार में हैं, और जो राष्ट्रपति हैं, वो कार्यपालिका के प्रधान हुए। ये अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी सेवाएं 60 साल तक गवर्नमेंट लेती है, वो अस्थायी कार्यपालिका के वो अंग हैं, जो देश में किसी भी कानून को इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए उनके पास अधिकार है और वो इंप्लीमेंटेशन कराते हैं। दूसरी, राज्य के स्तर पे जो राज्य में आज आप क्लासेस देख रहे हैं, जैसे कि बंगाल के अंदर क्लासेस है, केंद्र और राज्य के संबंध में बड़े सारे क्लासेस उत्पन्न हो रहे हैं। उसके क्या रीजन है, मैं आपको एक मोटा मोटी, ज्यादा संवैधानिक आप चीजों में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना केंद्र की मदद से कोई भी राज्य सरकार अपने यहां शासन नहीं चला सकती। लेकिन वहीं पे दोस्तों ये भी बात है कि बिना कोई भी राज्य सरकार की मदद से केंद्र सरकार अपने राज्यों पे पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर सकती। संवैधानिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये बात सत्य है कि राज्य से ज्यादा पावर केंद्र को दिया गया, संविधान ने दिया है। चूंकि इसलिए दिया है कि एक यूनियन को, देश में कई सारे राज्यों को एकत्रित करके, उसको अपने पास रख के, उसके शासन प्रणाली को मॉनिटर करके उसे आगे बढ़ाना है। तो केंद्र के पास जब तक ज्यादा शक्ति नहीं होगी तब तक वो अपने राज्यों को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी चीज कि अगर कोई राज्य ये पूरी तरह से डिसाइड कर ले कि हमें केंद्र को बिल्कुल भी मदद नहीं करनी है, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि वो राज्य सरकार अगर अपने आप पे उतारू हो जाए तो केंद्र की बहुत सारी डिसीजन में अवहेलना कर सकती है, बहुत सारी डिसीजन को इग्नोर कर सकती है। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का एक जो खामी आप कह सकते हैं, मेरिट कह सकते हैं, या इसको आप डिमेरिट भी कह सकते हैं, कि फेडरल स्ट्रक्चर में कानून के तहत पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जो पावर है वो कोई एक जगह सीमित नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर की यह विशेषता है कि पावर को बांटा गया है अलग अलग विभागों में। तो यह फेडरल स्ट्रक्चर की चीजें हैं। तो राज्य को केंद्र के साथ संबंध में रहना चाहिए और केंद्र को भी राज्य के साथ संबंध में रहना चाहिए। लेकिन इसके जो रीजन है दोस्तों, अब हम रीजन की बात करेंगे। हम दोनों टॉपिक को समझ गए हैं, अब हम रीजन की बात करेंगे कि इसके कारण क्या है। जब भी दोस्तों कभी भी कोई भी ऑटोक्रेटिक पावर केंद्र या राज्य में उत्पन्न होता है, तब ये केंद्र और राज्य की समस्याएं क्रिएट होती है। ऑटोक्रेटिक पावर का मतलब निरंकुश शासन व्यवस्था। उदाहरण से इंदिरा गांधी जब केंद्र में थी तो उनसे बड़े सारे राज्य ऐसे थे जो परेशान थे। और अभी की बात करें तो जैसे कि ऑटोक्रेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बंगाल की मुख्यमंत्री एक ऐसी बिहेवियर उत्पन्न कर रही है जिससे वो ये साबित हो रहा है कि वो ऑटोक्रेटिक की ओर बढ़ रही है, तो केंद्र को समस्याएं होती है। अगर ये दोनों जगह पे, अगर केंद्र में भी और राज्य में भी ऑटोक्रेटिक लीडर्स नहीं है तो कभी ये समस्याएं आएगी ही नहीं। और केंद्र और राज्य का विकास तभी संभव है, किसी भी राज्य का विकास तब संभव है जब वो केंद्र से मिलके रहे। आपसी सामंजस्य का भाव जब तक नहीं उत्पन्न होगा, कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सही से सुचारू तौर पे काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये हमने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से
आपको ये समझाने की कोशिश किया कि क्या है केंद्र और राज्य संबंध। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के क्या क्या कार्य हैं और उसके क्या क्या अंग हैं। तो जरूर दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभार, और उन सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट आपके लिए अगर लाभप्रद है तो प्लीज आप इसे लाइक्स एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।